नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है और जिस सिद्धांत की हम ये बात करेंगे इसमें दो मनोवैज्ञानिकों ने दिया है। ये विशेष ध्यान रखें कि अगर एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया था, तो दो मनोवैज्ञानिकों ने दिया था। जिसमें हम पहले पढ़ते हैं जीन पियाजे। क्या पढ़ते हैं? जीन पियाजे। और दूसरी हम बात करते हैं तो इसमें कौन से हैं? लेव वाइगोत्स्की। इन दोनों मनोवैज्ञानिकों को हम संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ते हैं। और जो जीन पियाजे थे वो स्विट्जरलैंड के निवासी थे और लेव वाइगोत्स्की की अगर हम बात करें तो ये रूस के निवासी थे, यानी ये रशियन मनोवैज्ञानिक थे। और जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंतर्गत हमने अपने पुराने वीडियो में भी अच्छे से डिटेल से पढ़ा था इसको, कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताई थी, जिसमें संवेदी पेशी है, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक, और तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक, और चौथी है अमूर्त संक्रिया, जिसे औपचारिक भी कह सकते हैं। तो 4 अवस्थाएं दी थी जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत, इसलिए इन्होंने विकासात्मक सिद्धांत अन्य नाम भी कहते हैं। और 4 अवस्थाएं बताई थी, इसलिए इसको अवस्था का सिद्धांत भी कह सकते हैं। और लेव वाइगोत्स्की के आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, साथ में जीन पियाजे को भी इसमें ऐड करते हुए चलेंगे, ताकि आपको इसमें पता चले कि दोनों ने एक सिद्धांत दिया है तो क्या क्या इनमें समानता है, क्या क्या इसमें डिफरेंस है, ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जो पहले वाला जो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास जो हमने वीडियो में देखा था, वीडियो में अच्छे से डिटेल से पढ़ा था, वो भी आज आपके साथ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और लेव वाइगोत्स्की वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो लेव वाइगोत्स्की वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिनसे संबंधित हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो किसी भी, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, या रीट का हो, आरटेट या किसी भी सीटेट वगैरह का हो। तो हर एग्जाम में लेव वाइगोत्स्की से संबंधित, खास करके रीट में और सीटेट में तो विशेषता पूछा ही जाता है लेव वाइगोत्स्की। तो आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे लेव वाइगोत्स्की की और साथ में जीन पियाजे की, ताकि आपको इसमें डिफरेंसेस एंड समानता दोनों इसमें से अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी कि संज्ञानात्मक विकास इन दोनों ने। और साथ ही एक बात और याद रखो कि जेरोम ब्रूनर का भी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंतर्गत नाम आता है। किसका? जेरोम ब्रूनर। इनको क्या कहा जाता है? निर्मितवाद का जनक। कौन से? निर्मितवाद के जनक भी कहे जाते हैं जेरोम ब्रूनर, निर्मितवाद। तो यह भी ध्यान रखिए। तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने भी कितनी अवस्थाएं बताई थी? 3। कौन कौन सी? एक तो इनेक्टिव, दूसरी इन्होंने बताई थी आइकोनिक, और तीसरी इसमें बनाई थी सिंबॉलिक। यानी 3 अवस्था इन्होंने बताई थी। किसमें? अपने संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत। और जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। आज हम बात करेंगे लेव वाइगोत्स्की के इसके बारे में, ताकि इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं दोस्तों, पहले देखते हैं दोस्तों लेव वाइगोत्स्की के बारे में जानते हैं। दोस्तों लेव वाइगोत्स्की थे, वो मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के? रूस के। रूस के मनोवैज्ञानिक थे और ये एक रशियन मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के? रूस के मनोवैज्ञानिकों ने कहा इनको रशियन मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। और ये संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है इन्होंने स्वयं ने भी दिया था, और इनसे पहले दिया था किसने? जीन पियाजे ने, जिसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की थी अपने पुराने वीडियो में। और आज इनके साथ भी देखेंगे कि इनमें क्या क्या समानता है और क्या क्या डिफरेंसेस, पूरी डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो पहले एक बात करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इन दोनों के साथ साथ इन्होंने जेरोम ब्रूनर का भी नाम इस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जिसको निर्मितवाद के जनक भी कहा जाता है जेरोम ब्रूनर को। जेरोम ब्रूनर ने 3 अवस्थाएं बताई थी और जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। अब 4 अवस्था बताने के कारण ही उनको अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं, और उसको विकासात्मक सिद्धांत, यानी 4 अवस्थाओं के माध्यम से उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का प्रारंभ किया था और उसको आगे बढ़ाया था, इसलिए उसे विकासात्मक सिद्धांत भी कह सकते हैं। दोस्तों सिद्धांत को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात करना चाहता हूं आपके सामने। दोस्तों बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे हैं। दोस्तों मैंने परसों एक वीडियो डाला था जिसपे भी बहुत से लड़कों के कमेंट आ रहे थे कि सर एग्जाम कब होगी, कब होगी। तो एग्जाम की टेंशन आप उतनी मत लिया करो, एग्जाम जब होनी है वो हो जाएगी। आपकी ये टेंशन नहीं है कि आप सोचो इसके बारे में, वो सरकार का काम है, सरकार सोचेगी कि कब एग्जाम करानी है करनी। आपका उद्देश्य क्या है? पढ़ना। आपको टारगेट किस पे कराना है? आपको एग्जाम डेट क्लियर करने पे टारगेट नहीं करना, आपको टारगेट करना अपनी पढ़ाई पे। आपका मान लो हो गया सिलेबस, बहुत अच्छी बात है, आपका सिलेबस रिपीट हो गया, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन आप ये देखने का समय है, अभी ये देखने का नहीं है कि एग्जाम कब होगी। वो अभी तो खैर कोरोना की वजह से थोड़ी टली हुई है, तो उस पे आप ध्यान न दें। आप फोकस करना है आपकी पढ़ाई पे। पढ़ाई से मतलब है आपको ये जांचना है, यानी आपका स्वयं मूल्यांकन करना है। इस समय आपको ये पता होना चाहिए कि अपना सारा कुछ हमने पढ़ लिया है, सभी कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है तो कितने हैं, या फिर किस चीज में अपनी कुछ कमी है अब भी। तो स्वयं मूल्यांकन इस समय करना जरूरी है, ना कि हमने को ये जरूरी है कि एग्जाम डेट कब है कब नहीं है। तो वो बातें सरकार की है, उस पर छोड़ देनी चाहिए। अपने को टारगेट करना चाहिए अपने लक्ष्य पे। जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य निर्धारित करने से पूर्व जो अपनी कड़ी मेहनत है, उस कड़ी मेहनत पे हमें विशेष ध्यान देना है। तो उस पे ध्यान देने के बजाय आप एग्जाम डेट पे ना जाए। जैसे कि मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि एग्जाम डेट जो 20 जून निर्धारित की गई है वो होना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि ये होगी नहीं या फिर होगी इसी डेट को, तो ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं अपने अनुभव साझा कर रहा हूं आपके साथ कि ये एग्जाम इस डेट को होना संभव नहीं है हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि एक तो कोरोना काल है, क्योंकि ज्यादातर डिपेंड है ये एग्जाम जो 20 जून है एग्जाम डेट, वो है किस पे? कोरोना पे डिपेंड। ठीक है, कोरोना पे डिपेंडेड है। कोरोना ठीक रहा तो एग्जाम हो सकती है। और वो जो फिक्स डेट जैसे कि मैं बता रहा हूँ 20 जून को क्यों नहीं होगी, उसके रीजन में बता रहा हूँ, अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। ये मैं फिक्स नहीं है कि नहीं होगी या फिर होगी। तो बहुत से बच्चों के बार बार कमेंट, सेम कमेंट आ रहे हैं, सर हम मोटिवेट करो, हमारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें क्या नहीं करें, एग्जाम डेट आ नहीं रही, पढ़े कि नहीं पढ़े। तो दोस्तों ऐसी बातें सोचने से कुछ नहीं होता। आपको बस अपने की पढ़ाई पे टारगेट करना है। आपको ये नहीं देखना कि एग्जाम डेट कब है। आपको डेट से कोई मतलब नहीं। आपके मान लो एग्जाम कल ही हो जाए, ऐसा आपको तैयार रहना है। तो इस बात पे मत जाओ। तो 20 जून की जो एग्जाम डेट है वो इसलिए नहीं हो पा रही है शायद इस समय पर, तो उसके 2-3 कारण हैं, जिसमें पहला है कोरोना। अगर कोरोना रहा ऐसे ही तो वैसे भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि कोरोना इतना एक महामारी है, इतनी ज्यादा फैली हुई है कि उसमें तो ये कराना नामुमकिन सा है। लेकिन अगर दोस्तों अगर कोरोना संभल भी जाता है इस समय, जैसे कि मई में चल रही है अभी, तो मई में अगर संभल सकता है, लेकिन फिर भी ये 20 को नहीं होगी। उसका रीजन ये है, पहले तो ईडब्ल्यूएस पे आते हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की हम बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस का जो निर्णय लिया गया है कि इनको छूट मिलेगी, तो वो छूट देने के लिए पहले तो रिफॉर्म हो गए। ठीक है, इनके फॉर्म दोबारा से भरे जाएंगे, वो एक कारण है। दूसरी बात है कि कोरोना इतना ज्यादा है कि इसको अगर नहीं संभाला गया तो रीट के एग्जाम तो क्या कोई सी भी एग्जाम करवाना मुश्किल है। तो दूसरा कारण ये है। और तीसरी बात ये है कि एग्जाम तो चलो ठीक है हो जाएगी, ठीक है, वो तो सरकार का काम है, लेकिन इसके कारण आप क्यों परेशान हो रहे हो? आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए ना इस समय। तो ये बात आप विशेष ध्यान रखें। बिना फालतू में कमेंट आप ना करें, इधर उधर की बातें ना सोचें। आपको अपनी पढ़ाई पे देखिए, लक्ष्य हर कोई सोचता है, क्या करता है, लक्ष्य हर कोई निर्धारित करता है, लेकिन उन लक्ष्यों को निर्धारित करने के बाद जो उस लक्ष्य निर्धारित की अगर मेहनत को नहीं समझता, ठीक है, अगर वो लक्ष्य बड़ा निर्धारित करता है अच्छी बात है, लेकिन उस बड़े लक्ष्य के लिए अगर वो मेहनत नहीं करता तो उसका लक्ष्य निर्धारित करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आपको लक्ष्य मात्र पे नहीं जाना है, लक्ष्य मात्र पे नहीं जाना है, आपको अपनी मेहनत पे जाना है। तो बहुत से लड़कों के ऐसे कमेंट आ रहे थे, सर एग्जाम डेट कब है, कब होगी या नहीं होगी, हम क्या करें, पढ़े कि नहीं पढ़े। तो ऐसे फालतू के इधर उधर के कमेंट सोचने से, नेगेटिविटी लाने से कुछ नहीं होगा। आपको पॉजिटिव बनाए रहना है और आपको ये ध्यान रखना है कि अपना एक लक्ष्य निर्धारित हमने किया है, और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपने को क्या करनी पड़ेगी? मेहनत। क्या करनी पड़ेगी? मेहनत। क्योंकि बिना मेहनत कोई भी लक्ष्य सफल नहीं हो सकता। और आपका लक्ष्य तो वैसे ही बहुत ज्यादा है, क्योंकि कंपटीशन इतना है। ऐसा नहीं है कि रीट कोई आसान है एग्जाम, तो कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ रहा है और बच्चे न्यू भी ऐड होंगे और जो रिफॉर्म होंगे, तो इस वजह से एग्जाम डेट मेरे को ये नहीं लग रही कि हो जाएगी 20 को। तो ये तो तय रहा है कि 20 को शायद नहीं हो, आगे जाएगी। अब आगे कब जाएगी तो ये भी सोचने का आपका काम नहीं है, वो सरकार का है। आप अपनी पढ़ाई जारी रखो। बस ये है कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखोगे तो ये एग्जाम चाहे 20 को हो या फिर 20 जुलाई को हो, कब भी हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको बस तैयार रहना है कि बस आ जाए, चाहे 20 को। कोरोना की चलो ठीक है, एकदम से ठीक हो गया, लेकिन ईडब्ल्यूएस का मामला ऐसा है कि इसको रिफॉर्म करके दोबारा फॉर्म भरेंगे, तब चालू करेंगे, फिर इसको ऑफ करेंगे, तब जाके वो आगे रणनीति बनाएंगे एग्जाम करवाने की। तो 20 का तो होना वैसे भी तय नहीं है। तो आप विशेष ये ध्यान रखें
कि इधर उधर की बातों में नहीं ध्यान दे, बस अपनी पढ़ाई पे मेहनत करो और फालतू के कमेंट पे मत ध्यान दो। तो ये बात हम, तो आशा करता हूं आपको सभी को समझ में आ गया होगा कि एग्जाम डेट का क्या कुछ करना है। तो बिना फालतू की बातें मत लाया करो आप बीच बीच में कि एग्जाम कब होगी कब नहीं होगी। अगर आपको ये सोचने से अगर एग्जाम डेट टाइम पे हो जाए ना, तो अब तक एग्जाम हो चुकी होती। ठीक है, कोरोना तो ये दूसरी लहर तो बाद में आई थी, आपकी लहर चल जाती बीच में, तो वो ध्यान रखो आप। फालतू के इधर उधर की बातें मत ध्यान रहो कि क्या कहाँ जाएगी एग्जाम कहाँ नहीं। आपको अपने ऊपर फोकस रखना है कि अपनी तैयारी कितनी है, कि कल को एग्जाम हो जाए तो अपनी क्या तैयारी है, क्या हम इसके लिए तैयार हैं। ठीक है, तो वो ध्यान रखो कि आप संपूर्ण रूप से, क्योंकि सर्वगुण संपन्न मनुष्य कभी नहीं होता, कुछ ना कुछ खामियां रहती है, तो उन खामियों को ढूंढने का टाइम है अभी। आपको फ्री बैठने का टाइम नहीं है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम डेट होगी नहीं, एग्जाम होगी। ये नहीं कि भाई चलो ठीक है ज्यादा आगे जाए, 2-4 साल आगे चली जाए, तो वैसा तो कुछ हो नहीं सिरा। तो इतना टाइम ही है जो आप अपने आप का मूल्यांकन कर सके, उतना ही टाइम मिलेगा। तो आप मूल्यांकन रोजाना करते रहो और टेस्ट सीरीज देते रहो, अच्छे अच्छे प्रश्न करते रहो, ताकि आपको एकदम तैयार रहे। चाहे एग्जाम कल ही हो जाए, आपको तो एग्जाम देने से मतलब है, तो आपकी हमेशा दृढ़ रहो, हमेशा तैयार रहो अपनी मेहनत पे। जो आपने लक्ष्य कायम किया, वो लक्ष्य की पूर्ति के लिए आप हमेशा चलते रहो, हमेशा मेहनत करते रहो, वो ध्यान रखो। चलो दोस्तों, फिलहाल तुम बिना वीडियो लंबा हो गया है, इसलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हम बात कर रहे हैं लेवाइगोत्स्की की। ठीक है, लेवाइगोत्स्की की आज हम बात करेंगे, विशेष चर्चा करेंगे। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मनोवैज्ञानिक। इस पे हम विशेष चर्चा इसीलिए कर रहे हैं, वीडियो बनाने का मकसद यही है ताकि मैं आपको थोड़ा मोटिवेट भी कर सकूं, और साथ में जो बच्चों के कमेंट आ रहे थे उन कमेंटों का आंसर मैं आके अपने फेस टू फेस देना चाहता हूं। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आपके सवालों का जवाब भी दे पाऊं, और आपको ये भ्रमित वाले जो अनावश्यक बातें आपके दिमाग में आ रही हैं उनको भी हटा सकूं। तो आपको एग्जाम डेट पे फोकस ना करके अपनी तैयारी पे फोकस करना है, अपने लक्ष्य पे फोकस करना है। लक्ष्य तभी पूरा होगा जब आज की कड़ी मेहनत आपको रंग लाएगी, तब जाके वो आगे दृश्य जो अपना निर्धारित किया है कि हम ऐसा करेंगे बाद में टीचर बनने के बाद, तो वो बाद की बातें जब पूरी होगी जब आज आपकी मेहनत रंग लाएगी। तो मेहनत रेगुलर करते रहो, बाकी बातें एग्जाम डेट की जो है वो सरकार पे छोड़ो, वो उनका काम है, आपका नहीं। आपका काम मेहनत कर है, मेहनत करो बस, आप लक्ष्य निर्धारित तभी होगा। हाँ, तो लेव-वाइगोत्स्की की बात करते हैं। तो लेव-वाइगोत्स्की में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन, खासकर 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको ही घुमाया जाता है। तो विशेष ध्यान रखें, लेव-वाइगोत्स्की में ज्यादा पढ़ने लायक ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ज्यादा हार्ड लगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ज्यादा आपको घुलना ही नहीं है इसमें। इसमें बस कुछ बातें हैं, 3-4 शब्द ऐसे हैं जो इसको आपको डिटेल से पढ़ना है। तो आज हम इस बात करेंगे खास करके सामाजिक, ठीक है, सांस्कृतिक, ठीक है, और एक हम बात करेंगे, विशेष बात करेंगे इसमें भाषा की, ठीक है, भाषा की, और एक हम बात करेंगे इसमें जेडपीडी। ठीक है, ये इनकी अवधारणा थी, ये हमने विषय है जिसके माध्यम से हम लेव-वाइगोत्स्की को विशेष चर्चा करेंगे। ये दोस्तों ये कुछ टॉपिक है जिनके माध्यम से ही हम पढ़ते हैं और इसी में से क्वेश्चन आते हैं। मैं ये डायरेक्ट गारंटी लेके कह रहा हूं कि लेव-वाइगोत्स्की के बाहर अगर मैं जो ये बता रहा हूं, जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं, इनसे बाहर लेव-वाइगोत्स्की में कभी नहीं पूछता। तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा, ऐसी डिटेल्स आपको दूंगा जिनसे बाहर लेव-वाइगोत्स्की से संबंधित। ये तो तय रहा है कि क्वेश्चन 100% आने होते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है, क्योंकि लेव-वाइगोत्स्की है जो संज्ञानात्मक विकास को थोड़ा अलग तरीके से प्रस्तुत करता है। तो ठीक है, तो वो बात हम ध्यान रखें। और एक बात और ध्यान रखना, लेव-वाइगोत्स्की है वो 38 जी इनकी एज थी, 38, तभी ही इनकी क्या होगी, डेथ, इनकी डेथ हो गई थी, जिसके कारण इनके बहुत से जो प्रयोग थे वो अधूरे रह गए थे, और उन्हीं अधूरे प्रयोगों में से संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बाहर निकल गया है। हम इसमें बात करेंगे विशेष सामाजिक की, सांस्कृतिक की और भाषा की, और खासकर मुख्य बात करेंगे इसमें जेडपीडी की, जेडपीडी की बात करेंगे, और इसमें एमकेओ की बात करेंगे, और एक इसमें लास्ट जो अपना पॉइंट है वो है स्कैफोल्डिंग।
ये अपने टॉपिक हैं जिनके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। और मैं ये गारंटी लेके कह रहा हूं कि इन जो टॉपिकों में से जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर वाइगोत्स्की का कोई क्वेश्चन आता है तो इनसे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो आज एक वीडियो के माध्यम से हम संपूर्ण चर्चा करेंगे लेव वाइगोत्स्की के बारे में, और संज्ञानात्मक विकास में बात करते समय हम जीन पियाजे को भी अटैच करते जाएंगे, तो आपके जीन पियाजे के संबंधित जो भी क्वेश्चन है, जो भी उसके कॉन्सेप्ट है, वो भी इसमें क्लियर होते जाएंगे। तो अगर हम बात करें कि इसमें क्या बताया गया है कि जीन पियाजे तो क्या बात करते हैं कि बच्चा होता है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं बच्चा होता है। इन्होंने पहले तो ये देखते हैं जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दोनों मनोवैज्ञानिकों ने दिया, लेकिन लेव वाइगोत्स्की ने इसको अलग नाम दिया, ठीक है। क्या नाम दिया है, वो किस प्रकार से दिया वो भी देखते हैं। पहले तो हम बात करते हैं जीन पियाजे की, ठीक है। जीन पियाजे थे, उन्होंने 4 अवस्था दी थी, ये आप विशेष ध्यान रखें, जिसमें है पहली तो संवेदी पेशीय, ठीक है, पहली। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक, ठीक है। दूसरी है तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक, ठीक है। और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक, ठीक है। ये 4 अवस्थाएं बताई थी, इसलिए इनको अवस्था का सिद्धांत भी कह सकते हैं और विकासात्मक सिद्धांत भी इसको अन्य नाम से पुकारा जाता है। लेकिन विशेष हम बात करते हैं तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया है, तो दोनों ने दिया है। अगर दोनों ऑप्शन में है तो अगर विशेष हम पूछते हैं कि अगर ये विकास सिद्धांत किसने दिया है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, तो हम बात करते हैं अगर दोनों ऑप्शन दिए हैं तो उसमें जीन पियाजे को महत्वपूर्ण माना जाएगा। अब जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत बच्चे में मानना है किस प्रकार होता है, तो इन्होंने जो विकासात्मक सिद्धांत बताया है उसमें यह बताया है कि परिपक्वता होती है। क्या होती है? परिपक्वता। उसको विशेष महत्व दिया है किसने? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ये कहता है, ध्यान से समझना दोस्तों, कि जीन पियाजे ये कहता है कि जो बच्चा होता है वो स्वयं सीखता है। कैसे? स्वयं सीखता है, अपने तरीके से सीखता है, किसी की सहायता लेके नहीं सीखता। कैसे सीखता है? स्वयं से, यानी वो ज्ञान को अपने ऊपर अपनाता है और अपने आंतरिक विचारों के माध्यम से उसको प्रस्तुत करता है, यानी बच्चा स्वयं सीखता है। ये ध्यान रखना। जीन पियाजे तो क्या कहता है? बच्चा स्वयं सीखता है। क्या कहता है? बच्चा खुद सीखता है, अपने द्वारा सीखता है। लेकिन लेव वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि बच्चा स्वयं नहीं सीखता, वो किसके द्वारा सीखता है? समाज के द्वारा सीखता है, यानी समाज में रहकर सीखता है। किसके द्वारा? संस्कृति के माध्यम से सीखता है और भाषा के माध्यम से सीखता है। तो विशेष ध्यान रखना, ये 3 शब्द है, इसी को आधार मानते हुए हम लेव वाइगोत्स्की खासकर इन 3 शब्दों को, क्योंकि एग्जाम में अगर 10 क्वेश्चन और 10 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं, उनमें से 6 से 7 बार जो क्वेश्चन आते हैं ना, इसी को टारगेट करते हुए आते हैं। तो विशेष ध्यान रखें, ये जेडपीडी है जो नई अवधारणा है। हालांकि ये जो जेडपीडी की अवधारणा दी थी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले इसमें से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते थे, लेकिन आजकल पूछे जाते हैं, इसलिए इसको भी हम विशेष चर्चा करेंगे, डिटेल से इसको भी पढ़ेंगे। पहले देखते हैं कि इन तीनों को, तो विशेष ये ध्यान रखना, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेव वाइगोत्स्की में, इसी में पूछे जाते हैं कि सामाजिक संज्ञानात्मक विकास, यानी समाज को आधार मानकर या फिर अपनी संस्कृति को आधार मानकर या फिर भाषा को विशेष महत्व किसने दिया। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास में इन तीनों को महत्व किसने दिया, तो सीधा हम जाएंगे लेव वाइगोत्स्की पे। आज हम बात करेंगे इन तीनों के बारे में। लेव वाइगोत्स्की। अब दोस्तों हमने क्या जाना कि जीन पियाजे तो क्या करता है कि बच्चा जो स्वयं सीखता है, यानी स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, किसके माध्यम से? स्वयं के माध्यम से। ठीक है, हम दोनों को लेके चलते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट दोनों में अच्छे से क्लियर हो जाए। कोई इसमें आपको ऐसा कोई बिंदु नहीं रहे जिसमें आपका संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ना हो। तो जीन पियाजे क्या करता है? बच्चा क्या है कि स्वयं का क्या करता है? स्वयं का ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है, ज्ञान का निर्माण। और इसमें भी बच्चा ज्ञान का निर्माण करता है, लेकिन वो किसके द्वारा? समाज की सहायता से। ठीक है, संस्कृति की सहायता से। ठीक है, या फिर भाषा के माध्यम से। अब ये खासकर ध्यान रखना कि इसमें जो भाषा है, सांस्कृतिक है और सामाजिक है या सामाजिक है, इन तीनों को विशेष महत्व देता है कौन? लेव वाइगोत्स्की।
और बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करेगा, खुद ज्ञान को सीखेगा, खुद उसको अपने ऊपर परखेगा और फिर उसका निर्माण, अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेगा। तो वो कौन कहता है? जीन पियाजे। और समाज सांस्कृतिक और भाषा की बात करता है कौन? लेव वाइगोत्स्की। और इनकी एक बुक है, कौन सी बुक है? थॉट एंड लैंग्वेज। तो थॉट एंड लैंग्वेज है जो बुक किसकी है? लेव वाइगोत्स्की की। इसमें यह कहा था कि पहले अगर बालक कुछ ज्ञान का विकास करता है, ठीक है, बालक का अगर ज्ञान विकसित होता है तो पहले बात करती है वो भाषा की, ठीक है। पहले तो उसका भाषा का निर्माण होगा और उसके बाद क्या होगा? विचार का, ठीक है, विचार या फिर इसे हम चिंतन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जीन पियाजे की, दोनों को साथ लेके चलते हुए। तो अगर हम बात करते हैं जीन पियाजे की, तो जीन पियाजे क्या कहता है? लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड, ये जो बुक थी ये जीन पियाजे के द्वारा लिखी गई थी। और इन्होंने क्या कहा था, इसमें विशेष ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा गया है। इन्होंने क्या कहा था कि पहले बच्चे के मस्तिष्क में क्या आते हैं? विचार, और उसके बाद भाषा के माध्यम से उसको प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो ये बात आप विशेष ध्यान रखना कि विचार को पहले किसने महत्वता दी है? तो वो जीन पियाजे ने। भाषा को किसने महत्वता दी है? तो वो लेव वाइगोत्स्की ने। तो इन दोनों का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में जब पूछता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर भाषा की, समाज की, संस्कृति की बात आती है तो वो बात करता है लेव वाइगोत्स्की। अगर हम बात करते हैं कि पहले विचार बाद में भाषा, तो वो है जीन पियाजे। तो आप विशेष ध्यान रखें, इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छे से समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। हालांकि पुस्तकों का नाम इतना पूछा नहीं जाता, हालांकि एक दो बार किसमें फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको बताया। अब आते हैं दोस्तों लेव वाइगोत्स्की के बारे में। लेव वाइगोत्स्की, दोस्तों लेव वाइगोत्स्की ने एक अवधारणा दी थी, इंपॉर्टेंट अवधारणा है एग्जाम को टारगेट करते हुए। हालांकि मैंने पहले भी बताया कि इसका एग्जाम में पहले ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन आजकल एग्जामों में बहुत ज्यादा इसके क्वेश्चन आने लगे हैं, तो आप विशेष चर्चा करेंगे इसकी भी। इन्होंने एक अवधारणा दी थी जेडपीडी की, विशेष अवधारणा है, इसको आप अच्छे से समझना, ज्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल ईजी है। तो जेडपीडी है जोन ऑफ प्रॉक्सी डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सी डेवलपमेंट। इसमें क्या बताया गया है कि इसको जो, अगर हिंदी की बात करें, समीपस्थ या फिर निकटस्थ विकास। इसमें क्या बताया इन्होंने कि जेडपीडी के माध्यम से इन्होंने बताया कि जो बच्चे का जो विकास होता है वो समीपस्थ होता है, निकटस्थ होता है। कैसा होता है? समीप में होता है, निकट में होता है। किसके? तो इन्होंने बात की है जो विकास होता है वो समीप होता है, किसके? समाज के, ठीक है। और निकट होता है, समाज के निकट होता है, और किसके? सांस्कृतिक, यानी उसका कल्चर, ठीक है, उसका कल्चर है, उसकी सोसाइटी है, और उसकी लैंग्वेज है, यानी भाषा। इन तीनों के समीप में रहते हुए बच्चे का विकास होता है। और उसमें जो दोस्तों जो जेडपीडी है, उसमें जो सहायता के रूप में अभी हमने बात की थी MKO, इसकी बात की, ये इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। और एक है स्केप फोल्डिंग, ठीक है। इसके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि MKO और स्केप फोल्डिंग किस प्रकार से जेडपीडी को सहायता करते हैं, जो लेव वाइगोत्स्की की मुख्य उदाहरण है। करेंगे, देखिए इसमें क्या है कि जेडपीडी को आप समझिए। एक तो पहले आप इसको अच्छे से समझिए। जेडपीडी का मतलब है, देखिए ये मान लो, ठीक है, बच्चे का जन्म यहां से हो रहा है और उसका विकास की बात करेंगे, उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है किस प्रकार से होता है, किस प्रकार वो ज्ञान को अपनाता है। तो जो जीन पियाजे के अनुसार तो हमने अच्छे से देख ही लिया कि जीन पियाजे में बच्चे में क्या है कि पहले भाषा से होता है विकास। अब जो जीन पियाजे पूरा डिपेंड है किसके?
परिपक्वता, यानी जैसे शारीरिक वृद्धि होती है उसी के साथ साथ क्या होता है, मानसिक विकास भी होता है। जीन पियाजे ऐसा मानते हैं, लेकिन लेव वाइगोत्स्की इसके विरुद्ध है, वो नहीं मानते ऐसा। वो क्या मानते हैं, बच्चे में क्या होगी, पहले तो भाषा होगी, और जब भाषा होगी उसके बाद उसमें कुछ विचार जन्मेंगे किसी अपनी स्वयं की भाषा के अंतर्गत। तो इन्होंने क्या बताया, देखिए इसके माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए कि जेडपीडी क्या है, समीपस्थ और निकटस्थ विकास कैसे होता है। तो जेडपीडी ये मान लीजिए कि ये जेडपीडी अपनी, ठीक है, और ये क्या है, वास्तविक विकास। अच्छे से समझना इसे, वास्तविक विकास है जो स्टार्टिंग का है, और उसके बाद है संभाव्य विकास। ठीक है, समझना अच्छे से कॉन्सेप्ट को। ठीक है, पहले ये देखिए कि जेडपीडी है वो बीच में है। ठीक है, बच्चे का विकास हो रहा है वास्तविक विकास, इसका मतलब है बच्चे की शुरू की एज ऐसी होती है जिसमें बच्चे को किसी की सहायता नहीं होती, यानी संयोग की जरूरत ही नहीं होती। बच्चा जैसे कि उसको स्टार्टिंग में कुछ भी ज्ञान होता है तो वो अपने हिसाब से करता है, उसको कोई ये नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, उसको किसी चीज की गलत नहीं है। अगर वो जैसे आग के पास जाएगा, उसको अच्छे से पता नहीं है कि आग कैसी है, क्या नुकसान करती है क्या नहीं, लेकिन बच्चे का माइंड ऐसा है वो अपने अनुसार करेगा, किसी की कुछ नहीं मानता, वो जाएगा तो जाएगा। लेकिन वो अनुभव करता है उसके जाने के बाद कि ये तो जल रहा है तो मतलब इसको नुकसान है अपने को, तो वो उस बात से फिर पास नहीं जाएगा, वहां से दूर हटे। जब भी आग या आग से समान कोई भी चीज देखता है तो वो डरता है और वो उससे दूर जाता है। तो ये जो विकास होता है बच्चे का स्वयं का विकास है, किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन एक ऐसा वक्त होता है जब जेडपीडी की आवश्यकता होती है, यानी इसकी अवधारणा में यही इन्होंने बताया कि जेडपीडी यानी समाज की, संस्कृति की और भाषा की आवश्यकता पड़ती है, यानी जिसके माध्यम से ही बच्चा संभाव्य भी अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। तो जब लक्ष्य यहाँ पे होगा तो ये एक ऐसी अवस्था होती है, बीच की अवस्था, जिसमें किसी ना किसी सहारे की, इसमें तो क्या है कोई सहारा नहीं है तो आग के पास चला गया, जल गया, उसके बाद उसको समझ में आया, विकास उसका स्वयं का था उस समय। लेकिन इस समय जेडपीडी की सहायता से उसने समाज से कुछ सीखा, ठीक है, समाज से कुछ भाषा सीखी, ठीक है, संस्कृति के कुछ सामाजिक मूल्य अपनाए, तब वो पूरा सभ्य बना। ठीक है, बच्चा एकदम सभ्य बना, और सभ्य बनने के बाद बहुत सी सहायता मिली उसको। अब जैसे कि हमने जैसे इसमें पढ़ेंगे हम कि MKO, ठीक है, MKO इसको कहते हैं मोर नॉलेजेबल अदर्स। इसका मतलब है मोर नॉलेजेबल, जो ऐसे जो बड़े लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा नॉलेज रखते हैं, ठीक है, मोर नॉलेजेबल यानी बहुत ही ज्यादा नॉलेज रखते हैं, उनकी सहायता लेना, किसमें, जेडपीडी के अंतर्गत। तो MKO का मतलब ये है कि जो बच्चे जैसे यहाँ पे सफल हो गए, ठीक है, किसकी, समाज की सहायता, संस्कृति की सहायता, भाषा की सहायता से आगे बढ़ गए, उसको बहुत ज्ञान हो गया, लेकिन फिर भी जैसे एक कक्षा के अंतर्गत ज्ञान तो किताबों से बहुत कर लेता है, लेकिन एक अध्यापक की आवश्यकता उसमें जरूर होती है। वैसे ही मोर नॉलेजेबल अदर्स की, यानी ऐसे बड़े बुजुर्ग या फिर मैं कह दूं कि शिक्षक, अध्यापक इत्यादि की आवश्यकता उसको अवश्य होती है, जिसके माध्यम से उसको अत्यधिक ज्ञान हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वो संभाव्य विकास अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। तो ये जो निकटस्थ है उसमें विकास होता है किसका, समाज का। ठीक है, ये जो जेडपीडी का मतलब ही यही है, जोन ऑफ प्रॉक्सी डेवलपमेंट, यानी प्रोक्सेबल डेवलपमेंट होता है, इसमें बच्चे की सहायता के रूप में आगे बढ़ता है। ठीक है, पहले तो इसमें क्या होता था, बिना वास्तविक विकास है, इसमें तो गलती से कुछ भी कर दिया, लेकिन उसको समझ नहीं थी, अपना स्वयं का उसका विकास था, खुद के द्वारा किया। लेकिन इसमें अच्छा वाला विकास होता है किसमें, समाज की और संस्कृति की और भाषा की सहायता से। अब हम देखते हैं स्कैफोल्डिंग के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। जेडपीडी जो इसकी अवधारणा है लेव वाइगोत्स्की की, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसमें से आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जेडपीडी से संबंधित, इसलिए मैं आपको डिटेल से थोड़ा जेडपीडी के माध्यम से बताता हूँ। हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं स्कैफोल्डिंग की, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों स्कैफोल्डिंग की अगर हम बात करें कि सबसे पहले स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किसने दी, यानी सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया, तो वो हम बात करेंगे जेरोम ब्रूनर की। किसकी, जेरोम
ब्रूनर। दोस्तों जो जेरोम ब्रूनर थे उन्होंने भी संज्ञानात्मक विकास दिया था, हमने पढ़ा था। इसमें 3 अवस्थाएं बताई थी, इनेक्टिव स्टेज, आइकॉनिक स्टेज और सिंबॉलिक स्टेज। इन्होंने 3 स्टेज बताई थी, उसके माध्यम से संज्ञानात्मक विकास का विकास किया था। इन्होंने क्या है कि स्कैफोल्डिंग की बात की थी, लेकिन स्कैफोल्डिंग की अगर बात ये पूछे कि सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किसने किया या सबसे ज्यादा इसका यूज किसने किया, तो वो हम बात कर देंगे लेवाई, यानी सबसे ज्यादा प्रयोग अपनाया किसने, लेवाइगोत्स्की ने। ठीक है, तो स्कैफोल्डिंग की अगर ज्यादातर बात आती है तो वो जेरोम ब्रूनर की ना करके हम वाइगोत्स्की पे जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसका निर्माण या इसके प्रतिपादक कौन है, तो वो है जेरोम ब्रूनर, तो विशेष ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं स्कैफोल्डिंग होती क्या है। आप इसको आसानी से समझो कि स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या है। तो स्कैफोल्डिंग का मतलब है सहायता, यानी एक बच्चे की सहायता। और वो कैसी सहायता होनी चाहिए, शुरुआती। समझना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि बच्चे की शुरुआती जो सहायता होती है, यानी एक हल्का सा, यानी इनडायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्ट नहीं। एक शिक्षक, जैसे कि मान लो आप कि एक शिक्षक है, शिक्षक बच्चे को यह कहता है कि अगर आप इस पुस्तक को अगर आप पढ़ते हो तो आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हो। तो बच्चे को वो पढ़ाता नहीं है, पूर्ण रूप से उस पुस्तक को नहीं पढ़ाता है, लेकिन बच्चा स्वयं उस पुस्तक को पढ़ के अपने लक्ष्य की प्राप्ति, यानी जो शिक्षक ने किया वो प्रत्यक्ष नहीं था, वो अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने बस बताया, उसको पढ़ाया नहीं, ओनली बताया, और बताने के बाद उस बच्चे ने स्वयं पढ़ के अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली। तो ये है स्कैफोल्डिंग, यानी शुरुआती क्या है, सहायता, यानी हल्का सा धक्का, जिसे हम अपनी मनोवैज्ञानिक भाषा में स्कैफोल्डिंग को कह देते हैं पाड़। ठीक है, ढांचा, पाइट या फिर मचान। अगर आपने सीटेट वगैरह की एग्जाम पहले दी हो तो आपको अच्छे से पता होगा, पाड़, डाचा, पाइट, मचान इत्यादि अन्य नाम हैं इसके स्कैफोल्डिंग के, जिन्होंने जिसके प्रतिपादक थे जेरोम ब्रूनर, और इसका सर्वाधिक जो प्रयोग करता है वो है लेवाइगोत्स्की। तो अगर ये बात भी कई बार एग्जाम में पूछे, सीटेट में मेरे हिसाब से हर एग्जाम ऐसी नहीं होगी जो इसमें से क्वेश्चन नहीं होते, लेवाइगोत्स्की से कोई क्वेश्चन नहीं आता हो। पहले बात तो क्वेश्चन ये आता है कि सामाजिक जो सामाजिक का प्रयोग, भाषा का प्रयोग सर्वाधिक संज्ञानात्मक विकास में किसने किया, तो वो लेवाइगोत्स्की ने। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है। या फिर सामाजिक सिद्धांत का प्रयोग किसने किया, समाज का ज्यादातर प्रयोग, संस्कृति का प्रयोग या फिर भाषा का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया, सबसे ज्यादा जोर समाज में किसने दिया, तो वो लेवाइगोत्स्की का। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और उसमें यह भी पूछा जाता है, विशेष ध्यान रखें। हालांकि ये तीनों शब्द इंपॉर्टेंट है, पाइट कई बार पूछा नहीं जाता तो इसको भी ध्यान रखना। लेकिन पाड़, डाछा या फिर मचान, ये शब्द का प्रयोग किसने किया, ठीक है, या फिर पाड़, डाछा या मचान किससे संबंधित है, तो वो लेवाइगोत्स्की के। अगर पूछे स्कैफोल्डिंग है तो वो भी, अगर ये भी दे सकता है तो अभी इसका भी ध्यान रखें। तो दोस्तों स्कैफोल्डिंग का मतलब आपको ज्यादा गुलने की आवश्यकता नहीं है। स्कैफोल्डिंग का सीधा सीधा अर्थ है कि शुरुआती सहायता, यानी हम जैसे बच्चा कोई सीढ़ी चढ़ रहा है तो अपने को बस क्या करना है, हल्का सा धक्का देना, उसके बाद बच्चा स्वयं, जैसे कि मान लो कि एक बच्चा है जो तैरना सीख रहा है और सिखाने वाला क्या करता है, उसको बस पानी में उतारता है और उसको बताता है कि आपको ऐसे ऐसे करना है और ऐसे ऐसे तैरना है। उसके बाद बच्चे को बताने के बाद बच्चा स्वयं तैरने लग जाता है, हालांकि वो उसको सिखाता नहीं है। ठीक है, क्या नहीं करता, सिखाता नहीं है, बच्चे को बस हल्का सा शुरुआती धक्का लगाता है, शुरुआती उसकी सहायता करता है, उसके बाद बच्चा स्वयं तैरने लग जाता है। तो ऐसी जो हल्की सी सहायता है वो क्या है, स्कैफोल्डिंग। और स्कैफोल्डिंग मदद करता है किसमें, जेडपीडी में, और इसमें मदद करता है एमकेओ, यानी जो बड़े हैं, ठीक है, उनकी मदद, मोर नॉलेजेबल अदर्स हैं, यानी बड़े जो उनके नॉलेजेबल मनुष्य है, बड़े नॉलेजेबल टीचर है, बड़े नॉलेजेबल अध्यापक वगैरह हैं, उनकी जो सहायता के रूप में प्रयोग लेते हैं। और स्कैफोल्डिंग हल्की सी सहायता, शुरुआती सहायता के, इन दोनों का प्रयोग करके जेडपीडी तक पहुंचा जाता है। और जेडपीडी के माध्यम से हम समाज, संस्कृति और भाषा का प्रयोग करते बच्चे में विकास करते हैं। और ये भी ध्यान रखना, लेवाइगोत्स्की ने 2 बच्चों पे प्रयोग किया है, इनके स्वयं के 2 बच्चे थे, उन पे इन्होंने प्रयोग किया, तो ये भी विशेष ध्यान रखना। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, विशेष है बात, ये भी ध्यान रखना। हालांकि ज्यादातर पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि 2 बच्चों पे इन्होंने प्रयोग किया, कौन सा,
लेवाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का। दोस्तों इन्होंने शिक्षण के 2 प्रकारों के बारे में बात की थी, उसको भी हम देख लेते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद इन्होंने 2 शिक्षण की बात करी है। पहली है तो पारस्परिक शिक्षण, ठीक है, ठीक है। दूसरा है सहयोगी शिक्षण, ठीक है। इन 2 शिक्षण की बात की है किसने? लेव वाइगोत्स्की ने। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सिद्धांत है, हालांकि इतना बड़ा नहीं है, ज्यादा विस्तार नहीं है इसका, लेकिन फिर भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेव वाइगोत्स्की में हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे थे, इसलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल से इसमें पढ़ा रहा हूँ। जेडपीडी के उदाहरण वेरी इंपॉर्टेंट है, हालांकि एग्जाम इसमें से पहले नहीं पूछे जाते, लेकिन आजकल जो जितने भी एग्जाम हो रही है स्कैफ फोल्डिंग से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, पाड़, डाछा इत्यादि मचान जो शब्द हैं, इनका प्रयोग खासकर किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि ये किससे संबंधित है, तो वो लेव वाइगोत्स्की का, तो विशेष ध्यान रखना इन शब्दों को भी। हम बात करते हैं पारस्परिक शिक्षण। पारस्परिक शिक्षण में इन्होंने बताया कि पारस्परिक शिक्षण एक ऐसा शिक्षण है जिसमें एक अध्यापक होता है। अध्यापक के रूप में इन्होंने लेव वाइगोत्स्की ने स्वयं के 2 बच्चों पे प्रयोग किया, ठीक है। इन्होंने 2 बच्चों पे प्रयोग किया और दोनों बच्चों को जैसे कि इन्होंने कह दिया, इन्होंने विषय वस्तु दे दी और विषय वस्तु देने के बाद दोनों को कहा कि आप विषय वस्तु का इसमें ये जैसे कि जीन पियाजे मान लो कि इन्होंने जीन पियाजे को दे दिया कि जीन पियाजे के बारे में आप लिख कर लाए, ठीक है, इनके बारे में विस्तार से पढ़ के आए। तो इन्होंने दोनों को दिया, दोनों का जो संज्ञान है, ठीक है, इसमें बात की है इन्होंने संज्ञान की, ठीक है। अब हम बात करें संज्ञान क्या है। दोस्तों संज्ञान क्या है? संज्ञान इसकी मानसिक योग्यता है, ठीक है। क्या है? मानसिक है, चिंतन है, जो उसकी क्षमता है, सोचने की क्षमता है, चिंतन की सकता है, वो है संज्ञान। उसके भावों अभिव्यक्ति की क्षमता है, ठीक है। तो जो संज्ञान दोनों में समान है, उसकी मेंटल एबिलिटी दोनों की समान है, उसके बाद दोनों को दिया जाता है, लेकिन एक उसके बारे में अच्छा लिख के लाता है और एक नहीं लिख के लाता। अब जो नहीं लिख के लाता है उसका संज्ञान की क्या है, बिल्कुल नॉलेज कम है, और एक की नॉलेज ज्यादा है, यानी उसमें कौन सा विकास हो चुका है लेव वाइगोत्स्की है ना, संज्ञानात्मक, कौन सा, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई। तो दोस्तों जो लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक के नाम से ना जानकर इसको सामाजिक, सांस्कृतिक, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, तो विशेष ध्यान रखें, सामाजिक, सांस्कृतिक, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया, तो वो लेव वाइगोत्स्की ने। और संज्ञानात्मक अगर विकास सिद्धांत में लेव वाइगोत्स्की आता है तो लेव वाइगोत्स्की, अगर जीन पियाजे ये दोनों आते हैं तो जीन पियाजे करना है, विशेष ध्यान रखें, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पारस्परिक सिद्धांत में इन्होंने यही बताया कि बच्चे को अगर दोनों को अलग अलग नॉलेज दिया था उसमें सहायता, ये बात इसमें मुख्य बात है, आप साइड की करो और बातें, ये ध्यान रखो कि पारस्परिक शिक्षण में एक शिक्षक की सहायता से, यानी परस्पर अंतःक्रिया होती है शिक्षक के द्वारा, तो शिक्षक की सहायता से ये चलता है। उसके बाद है सहयोगी शिक्षण। सहयोगी शिक्षण में क्या होता है कि एक शिक्षक होता है, उसकी भूमिका बिल्कुल इसमें नहीं होती। इसका मतलब बच्चे होते हैं वो स्वयं करके सीखते हैं इसमें, यानी बच्चे को कुछ विषय वस्तु दे दी जाती है और विषय वस्तु के माध्यम से बच्चे आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। बच्चे यानी एक, मैं कह रहा हूं ना, वो समाज बन जाता है, उनका एक परिवार बन जाता है, बच्चे स्वयं, एक अध्यापक कुछ नहीं होता। इसमें यही बताया गया है, संयोगी शिक्षण के अंतर्गत लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यही बताया गया है कि इसमें बच्चा क्या सीखता है, संयोग से सीखता है, और वो संयोग कैसा हो, परिवार का हो, समाज का हो, संस्कृति का हो, भाषा का हो। जैसे एक विद्यालय के अंतर्गत बच्चों को छोड़ दिया जाता है, पुस्तकों के मध्य छोड़ दिया जाता है और कुछ विषय वस्तु उनको निर्धारित करके दे दी जाती है, तो उस विषय वस्तु के बारे में सभी बच्चे अच्छा लिख देते हैं। वो क्यों लिख देते हैं? क्योंकि उसमें शिक्षक ना होने के साथ साथ उसमें क्या होती है, भाषा होती है, संस्कृति होती है, उसका सामाजिक परिवेश अच्छा होता है, तो ये इसी को महत्व देते हैं लेव वाइगोत्स्की। तो इसमें एक शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती संयोगी शिक्षण के अंतर्गत, तो इन्होंने भी इसकी बात की है। इसमें लेव वाइगोत्स्की, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, एक बार और आपसे कह रहा हूं कि लेव वाइगोत्स्की वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मनोवैज्ञानिक है, जो एग्जाम को टारगेट करते हुए बहुत आपको 1 या 2 क्वेश्चन कंप्लीटली देके जाएगा, तो विशेष ध्यान रखें। इन्होंने खास करके, हम रिपीट कर लेते हैं, इन्होंने क्या है कि एक तो ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे, कहाँ के, रूस के, इन्हें रशियन मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, और इन्होंने
खास करके क्या किया था, समाज पे बात की थी, संस्कृति या सांस्कृतिक पर बात की थी, और भाषा विशेषकर। और इन्होंने महत्व किसको दिया, पहले भाषा को दिया, बाद में किसको दिया, विचार को यानी चिंतन को। वहीं जीन पियाजे ने पहले किसको दिया, पहले चिंतन या विचार को दिया, पहले मस्तिष्क में चिंतन आते हैं, उसके बाद भाषा के रूप में अभिव्यक्ति होती है। ये किसने कहा, जीन पियाजे ने। और लेवाइगोत्स्की ने कहा पहले क्या होता है, पहले होती है भाषा, उसके बाद होता है विचार, यानी पहले भाषा के माध्यम से कुछ सोचेगा और उसके बाद अपनी अभिव्यक्ति करेगा चिंतन के माध्यम से, सोच समझ के। ठीक है, तो ये वाइगोत्स्की ने कहा। उसके बाद आगे चलते हैं कि समाज, संस्कृति और भाषा की बात करते हुए इन्होंने भी ये कहा कि बच्चे का जो विकास होता है वो जेड पीढ़ी के माध्यम से, यानी एक इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, एक अवधारणा दी कि जेड पीढ़ी के माध्यम से एक समीपस्थ या फिर निकटस्थ विकास होता है बच्चे का। तो किसके समीप होता है वो, समाज को, संस्कृति और भाषा को सहायता देते हुए, उसके समीप रहते हुए बच्चे का विकास करते हैं। तो उसमें हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि एक तो वास्तविक बच्चे का विकास होता है जिसमें बच्चा स्वयं खुद के अनुसार विकास करता है। उसके बाद जेड पीढ़ी बीच में रहता है, जो जेड पीढ़ी की सहायता के माध्यम से, समीपस्थ विकास के माध्यम से वो अपने संभाव्य विकास, अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, जो कि उसके अच्छे लक्ष्य निर्धारित हो जाते हैं किसके, जेड पीढ़ी की। और जेड पीढ़ी क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सी डेवलपमेंट, तो ये मैंने डिटेल से बताया। और उसके बाद हमने बात की थी MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी बच्चे ऐसे बड़ों का सहायता लेते हैं जो इनमें नॉलेज अच्छा होता है, तो उनकी सहायता से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद हमने बात की थी इसमें स्कैफोल्डिंग, जो स्कैफोल्डिंग की हम अवधारणा की बात करें तो वो सबसे पहले अवधारणा दी थी जेरोम ब्रूनर ने, तो वो है अलग बात। जेरोम ब्रूनर ने इनकी अवधारणा सर्वप्रथम दी थी। उसके बाद उन्होंने बात की थी सर्वाधिक इसका प्रयोग किया किसका, स्कैफोल्डिंग का, वो किया था लेव वाइगोत्स्की ने। और स्कैफोल्डिंग में 3 से 4 शब्द ऐसे हैं जो आपको विशेष रटने हैं, पाड़, डाछा, मचान, पाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम को टारगेट करते हो, एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं कि पाड़ शब्द है किससे संबंधित है, स्कैफोल्डिंग से संबंधित है, कई बार देता है लेव वाइगोत्स्की, तो विशेष ध्यान रखें। संस्कृति किससे संबंधित है, समाज को निर्धारित करके कौन संज्ञानात्मक विकास करता है, भाषा को आधार बांधकर कौन संज्ञानात्मक विकास करता है, तो वो लेव वाइगोत्स्की। तो तीनों चारों कॉन्सेप्ट अपने क्लियर हो गए। इसके साथ साथ जीन पियाजे भी अपना समाप्त हुआ, और इसके साथ हमारा लेव वाइगोत्स्की, जो कि हमने बहुत कंप्लीट इसका कॉन्सेप्ट समझा। जैसा कि बच्चों में पहले बहुत से कमेंट आ रहे हैं, बहुत से, मैं कहूँ हद से ज्यादा कमेंट आ रहे हैं कि एग्जाम डेट, एग्जाम डेट, एग्जाम। अरे क्यों करते हो तुम एग्जाम डेट की टेंशन, एग्जाम होनी है तब हो जाएगी। आपको अपनी तैयारी पे ध्यान देना है ना, अपनी तैयारी पे अपने स्वयं मूल्यांकन करते रहो ना। एग्जाम का सोचने का काम किसका है, सरकार का है, उसको करने दो। जब सरकार सोचेगी तब, वो तो ऐसे तो है नहीं कि आपका एग्जाम लेगी नहीं, तो आप टेंशन ही क्यों करते हो इतना। आपका काम है बस अपने तैयारी को मजबूत करना। आप तो इतने मजबूत रहो कि हाँ चलो कल है एग्जाम तो कल ही देंगे, ऐसे मजबूत रहो। अपनी बस ये कमियां ढूंढो कि आपकी कहाँ कमी है जिसको अपने को दूर करना है। शायद अभी तक अपना कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है उस चीज में, तो उसको पकड़ो, स्वयं मूल्यांकन करो। ये स्वयं मूल्यांकन का टाइम है, ये बहस का नहीं है कि एग्जाम कब होगी। किसी से बहस कर रहे हैं, नहीं नहीं 20 को होगी, नहीं नहीं 20 के बाद होगी, नहीं नहीं 20 से पहले ही हो जाएगी। भाई साहब ये बातें छोड़ो, ये आपके काम है ही नहीं, ये है एग्जामिनर के काम, सरकार के काम, वो अपना हिसाब देखेगी। आपको तो अपनी तैयारी पे, मैं कहता हूं, पहले मैंने कहा है कि लक्ष्य सभी निर्धारित करते हैं, लक्ष्य सभी निर्धारित करते हैं, लेकिन लक्ष्य तक वही पहुंचता है जो लक्ष्य को देखते हुए पहले से मजबूत रहता है, पहले से उसकी तैयारी अच्छी रहती है। और रीट के एग्जाम है, इतनी इजी मत समझ सब, रीट की तो बहुत तगड़ी लड़ाई है। इसमें तो वही योद्धा जीतेगा जो अच्छी मेहनत कर रहा होगा, रेगुलर पढ़ रहा होगा। ऐसा नहीं है कि चलो अभी एग्जाम डेट का तो कोई फिक्स नहीं है, कोरोना चल रहा है, पता नहीं कहाँ जाएगी एग्जाम, तो ऐसा सोचने वाले सोचते रह जाएंगे, बैठे रह जाएंगे। तो पढ़ना, आपको रेगुलर पढ़ना है, कंटिन्यू पढ़ना है। जो कंटिन्यू पढ़ रहा है वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। तो लक्ष्य सभी निर्धारित करते हैं, लेकिन लक्ष्य वही पहुंचता है जो कि उस लक्ष्य को निर्धारित करने बाद उसके बाद कठोर परिश्रम करता है। तो कठोर परिश्रम जिसने की है उसी को भाई साहब लक्ष्य का मजा आने वाला है, बाकी तो सभी देखते रहेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझे, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं रहा होगा तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझाने की। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना और अच्छा से कमेंट करना। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।